आपको दिखाते हैं जोशीमठ की कुछ तस्वीरें। जोशीमठ में भारी बर्फबारी के बीच पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीण घंटाकर्ण के देवरा यात्रा में जा रहे हैं। इस भारी बर्फ में भगवान घंटाकर्ण के भक्त नंगे पांव ही चल रहे हैं। ये रास्ता इतना आसान नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी चूक भारी पड़ सकती है। ये भगवान की श्रद्धा का ही चमत्कार है कि भारी दिक्कतों के बाद इन भक्तों के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। ये देखिए किस तरह जोखिम भरे रास्तों पर ये भक्त हैं। उत्साह, उमंग और इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं। घंटाकर्ण की देवरा यात्रा पर पांडुकेश्वर गांव के लोग निकले हैं और किस तरह टोली बनाकर ये लोग इस यात्रा पर रवाना हुए हैं। भारी बर्फबारी है, रास्ता खराब है, रास्तों पर फिसलन है। लगातार बारिश और बर्फबारी से भी दो चार होना पड़ रहा है। हल्का पैर फिसला नहीं कि सीधा खाई में जान जाने का जोखिम है, लेकिन उसके बावजूद भी जयकारे लग रहे हैं और श्रद्धा के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं ये सभी भक्त। भगवान बद्री विशाल की, माया कल्याण की, घंटा करके। और अब एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आज से 27 जून तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आज भी कई जगह हल्की गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश होगी, तो वहीं बागेश्वर जिले में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। आज से लेकर 27 जून तक प्रदेश भर में किस तरह मौसम रहने वाला है, इसका अनुमान मौसम विभाग ने जता दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना जताई गई है। खराब मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। आज से 27 जून तक बारिश की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून ने यह संभावना जताई है। और अब बात जोशीमठ की, जहां भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली मलारी हाईवे आखिरकार खुल गया है। पिछले 10 दिनों से यह बंद था। रैणी के पास भूस्खलन की वजह से यह बंद था। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद बीआरओ ने यह हाईवे खोल दिया है और इस हाईवे पर पड़े हुए सभी बोल्डर्स को हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड के बाद यह पूरा रास्ता बंद हो गया था। बीआरओ ने कई दिन की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस हाईवे को खोल दिया है। आज देहरादून में तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे सचिवालय में सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर राज्य सरकार अपनी मुहर लगा सकती है। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार की तैयारियों को लेकर कैबिनेट में मंथन होगा। इसके अलावा कोविड-19 की तीसरी संभावित लहर को लेकर राज्य सरकार कैबिनेट में अहम निर्णय ले सकती है। शिक्षा, पर्यटन और गृह विभाग से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। तो आज तीरथ सिंह कैबिनेट में अहम बैठक होने जा रही है। चारधाम की यात्रा को लेकर इसमें चर्चा होगी। किन मुद्दों पर होने जा रहा है मंथन, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यात्रा पर सरकार की तैयारियां क्या हैं, उसका विश्लेषण होगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर मंथन होगा और इसको लेकर कोई फैसला आ सकता है। विनोद से सीधे बातचीत करते हैं। विनोद, चारधाम और कोरोना की संभावित तीसरी लहर, इसके अलावा शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और गृह विभाग से जुड़े हुए भी कुछ अहम फैसले बताए जा रहे हैं जिन पर मंथन होगा। बिल्कुल जी। आज तक देखिए, आज सचिवालय में 5 बजे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कई फैसलों पर आज वैसे कैबिनेट की आज मंथन कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं कि आखिरकार चारधाम यात्रा को खोलने के लिए क्या क्या प्रारूप होने चाहिए, क्या क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, तो उसको लेकर आज विचार विमर्श और मंथन कैबिनेट बैठक में हो सकता है। और जिस तरह से एक अंदेशा विशेषज्ञों के माध्यम से लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में और पूरे देश में तीसरी लहर कोरोना की अगर आ सकती है, तो उसको लेकर भी कुछ क्या क्या व्यवस्था राज्य सरकार की होगी, उसको लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ और गृह विभाग से संबंधित कई ऐसी नियमावली है जिनमें संशोधन हो सकता है। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर आज तीरथ सरकार में मोहर लग सकती है। लिहाजा महत्वपूर्ण यही है कि चारधाम यात्रा को लेकर कई ऐसे अहम निर्णय आज कैबिनेट में हो सकते हैं, जिसको लेकर शासकीय प्रवक्ता जरूर जानकारी देंगे। आज शाम
सचिवालय में ये 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी आस्था, जिसमें बिल्कुल, कई और ऐसे आप नजर बना के महत्वपूर्ण रखिए, प्रस्ताव शाम 5 पर सरकार बजे की कैबिनेट मंजूरी की ये हो बैठक सकती जो है वो सेक्रेटरीट में होने जा रही है और इन तमाम मुद्दों को लेकर इसमें मंथन होगा। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन भर सीएम तीरथ सिंह रावत का किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, वो किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 10 बजे सीएम बीजेपी पदाधिकारियों और नेताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। सुबह 11 से 12 बजे के बीच फरियादियों की समस्या सुनेंगे। दोपहर 12 बजे से कोविड-19 और वैक्सीनेशन की प्रगति के संबंध में कई जिलों के डीएम के साथ उनकी बातचीत है। शाम 5 बजे सीएम कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। तो आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम तीरथ। उधर हरिद्वार कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की कोरोना जांच गड़बड़ी मामले में कांग्रेस लगातार हमलावर है और इसी को लेकर आज कांग्रेस हरिद्वार में गंगा के तट पर उपवास रखकर राज्य सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी आज हरिद्वार में उपवास रखेंगे। आपको बता दें कि कोरोना टेस्टिंग गड़बड़ी के आरोप के बाद उत्तराखंड कांग्रेस राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है और उच्च स्तरीय जांच की मांग इस पूरे मामले में कर रही है। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि इसका फैसला आलाकमान की ओर से होगा। 10 सितंबर तक मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। आप जानते हैं कि मेरा जीवन तो संघर्ष का ही रहा है और मैंने तो लोगों के बीच में ही काम किया है। तो पार्टी ने जब जब जो निर्देश किया और जो जिम्मेदारी दी है तो उस जिम्मेदारी को मैंने बखूबी निभाया है। तो उसने कहा कि केंद्र नेतृत्व मेरे वरिष्ठ नहीं कि आपको संगठन की जिम्मेदारी, तो मैंने संगठन की संभाला है। उन्होंने कहा जनप्रतिनिधि के रूप में है तो वो मैंने संभाला है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे पार्टी का है, मेरे नेतृत्व का है। उसने जब जब मुझे जो दिया, जो जिम्मेदारी दी है, उसको मैंने बखूबी निभाया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा पहुंचे और इस दौरान अल्मोड़ा सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि संगठन ने प्रदेश में कई कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें रक्तदान शिविर को मुख्यतः फोकस किया गया है। जगह रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्त की कमी को दूर करने की कोशिशें जारी हैं। एक तो सेवा ही संगठन के तहत जगह जगह पर तमाम तरह के सेवा कार्य वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यकर्ता कर रहे हैं। साथ में पार्टी ने जो रक्त का अभाव इस दौरान हो गया था तो सभी से आह्वान किया कि हमारे रक्त बैंकों में जो हमारी ज़रूरत है रक्त की कमी न हो, उस दृष्टि से स्थान स्थान पर रक्तदान के कार्यक्रम हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा स्वागत आजकल कार्यकर्ता जो कर रहे हैं रक्तदान के शिविर लगाकर कर रहे हैं। तीरथ रावत सरकार पर संवैधानिक संकट की चर्चाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल सरकार पर कोई संवैधानिक संकट नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सीएम अभी विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन उनके पास विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 10 सितंबर तक का वक्त है। मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि ये सारा विषय जो है ये चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर करता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जब 1 साल से कम समय रह गया विधानसभा के चुनाव का तो भी उपचुनाव हुए हैं। तो ऐसी कोई मुझे तो कोई संवैधानिक संकट नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हल्द्वानी में दिवंगत नेता डॉक्टर इंदिरा हृदय की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की सीट को लेकर चुनाव होने या ना होने पर जिस तरह का संशय चल रहा है उससे सरकार के पास केवल 3 विकल्प हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा कांग्रेस हर चुनौती के लिए तैयार है। ये जो संवैधानिक नियमों की बात आपने सही है। यदि किसी राज्य के अंदर विधानसभा के आम चुनाव के लिए जो है 1 साल से कम का समय रहता है तो ऐसी परिस्थितियों में प्रदेश के अंदर कोई उपचुनाव नहीं किए जा सकते। लेकिन ये निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है। अगर निर्वाचन आयोग संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप काम करेंगे तो स्थिति दूसरी होगी
और अगर निर्वाचन आयोग कठपुतली के रूप में कार्य करते हुए उपचुनाव कराएंगे तो हम तैयार हैं। वहीं उत्तराखंड में आईएमए और स्वामी रामदेव के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर आईएमए ने स्वामी रामदेव के खिलाफ 10 पेज का शिकायती पत्र पुलिस को दिया है। आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव का एलोपैथी चिकित्सा को लेकर एक बयान कुछ दिनों पहले सामने आया था और इसके बाद आईएमए और बाबा रामदेव के बीच खूब जुबानी जंग भी चली थी। आईएमए उत्तराखंड डीजीपी महोदय से मिली और ये भी एक प्रार्थना करी कि स्वामी रामदेव जी को जब हमने लीगल नोटिस दिया उसके अगले दिन 1 या 2 दिन के अंदर इन्होंने एक ऐसा वीडियो चलाया कि किसी का बाप भी मुझको अरेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा कहकर इन्होंने हमें धमकी दी, आईएमए को धमकी दी और ये कहा कि मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो डीजीपी महोदय से ये भी रिक्वेस्ट करी गई है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत हमारी एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड की जाए, दर्ज की जाए और इस पर जांच करने के उपरांत इस रिसर्च पेपर को पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से जांच किया जाए। उधर सीएम तीरथ रावत का एक और बयान सुर्खियों में है। सीएम तीरथ रावत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास में कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी है। सीएम के इस बयान के राजनीतिक गलियारों में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं। और मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि हमने डीआरडीओ की ओर से 500 बेड के जोली अपना जो एम्स है इसके आईडीपीएल हल्द्वानी तिवारी मेडिकल कॉलेज दोनों जगह और आज वो इस प्रकार की सुविधाजनक हॉस्पिटल तैयार हुए हैं कि उनमें बच्चों के लिए और साथ में उनके साथ में केवल वही नहीं होगा तो माता पिता भी एक और होगा, उसके लिए भी हमने व्यवस्था दी है। ऐसे और भी हॉस्पिटल हमने खड़े कर लिए। और मैं आप आज को और एक और बता देना चाहता हूँ, मेरा मुख्यमंत्री जो आवास है वो भी मैं कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूँ, 3rd वेव के लिए। ये मैं नई बात आपको। कोरोना महामारी के कारण अगले महीने शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर संशय बना हुआ है। अभी तक शासन और प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया। कांवड़ यात्रा से व्यापारियों को काफी आस है। इस यात्रा को लेकर एसएसपी का कहना है कि शासन और प्रशासन की ओर से यात्रा की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पौड़ी में सड़कों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। धारी, पोखरी और ली गांव समेत कई गांव ऐसे हैं जहां तक सड़क नहीं पहुंची है। ऐसे में ग्रामीणों को पथरीली पगडंडी से होकर शहर जाना पड़ता है। परेशानी तब बढ़ जाती है जब किसी बीमार को अस्पताल ले जाना होता है। ग्रामीणों की समस्या पर डीएम ने संज्ञान लिया है। तो 5 आदमी दो लाशों को ऐसे लेके जाएगा। अगर मूलभूत समस्या अगर रोडें हमारे यहाँ पे होती, आज ये नौबत हमारे को देखने को नहीं मिलती। परसों पीड़ा से वो औरतें मिल रही हैं, सांप के काटने से वो औरत मर गई है। इस चीज़ को कौन देगा? हमने शासन में, प्रशासन में सब जगह लेटर भेजा, सबको भेजा। हमने विधायक जी को भी बोला, कोई सुनने को राजी नहीं। पोखरी नई सड़क का जो है अभी ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया गया कि बहुत लंबे समय से इनका सड़क का प्रस्ताव भी स्वीकृत नहीं हुआ है। संबंधित विभाग से इस संबंध में आख्या प्राप्त की जा रही है कि क्या उनके द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार शासन स्तर पर किया है अथवा नहीं किया है। साथ में कोई डीपीआर और संरेखन कार्य अगर इन्होंने कर लिया है तो उसके संबंध में क्या अभी अवशिष्ट कार्य है उसका भी जानकारी लिया जाएगा। बड़ी खबर देहरादून से। आज से आरटीओ में कामकाज शुरू हो जाएगा। आज से आरटीओ में जनता के लिए काम शुरू हो जाएंगे। नए लर्निंग लाइसेंस के अलावा भी काम शुरू होंगे। रोजाना 25-25 लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर मौका मिलेगा। वाहनों की फिटनेस, परमिट और टीआर से लेकर सभी काम आज से शुरू होंगे। आम लोगों के लिए सभी काम शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा और हर रोज 25-25 लोगों को बुलाया जाएगा। रोजाना 25 लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर मौका मिलेगा। उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का हल्द्वानी दौरा आज है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज हल्द्वानी में रहेंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। धर्मांतरण के मामले के मुख्य आरोपी का नया कनेक्शन सामने आया।
जानकारी के मुताबिक आरोपी उमर गौतम उत्तराखंड के पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का छात्र रहा है। आरोपी उमर गौतम ने यहां से ग्रेजुएशन किया है और 1980 से 85 तक पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की। श्यामा प्रताप सिंह गौतम से उमर गौतम बने इस आरोपी ने यूनिवर्सिटी के पास बनी मस्जिद में नमाज भी पढ़ी थी। करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी उमर गौतम ने यूपी एटीएस इन दिनों पूछताछ कर रही है और जिसमें वो कई खुलासे भी कर रहा है। श्याम प्रसाद गौतम इनका पहला नाम था। इनके द्वारा यहाँ जो है बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ाई करी गई। उसके बाद ये यहाँ से चले गए थे और हाल ही में दिल्ली में इनका रहना बताया गया है और वहाँ से संभवतः स्टेप ने यूपी स्टेप ने इसको पकड़ा है धर्मांतरण का नाम को लेकर के। और ये विषय इस जनपद का नहीं है, यहाँ केवल पढ़ाई करते थे, ना ही इसके जो धर्मांतरण का जो मामला है इस जनपद से है। फिर भी हम लोग इसमें जानकारी कर रहे हैं। उधर हरिद्वार के रुड़की में तालाब पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ ग्रामीणों का विवाद हो गया और इस दौरान पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच लाठियां तक चल गईं। मामला बढ़ने पर पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। इस विवाद में कई ग्रामीण घायल हुए तो वहीं पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर है। ये मामला मंगलौर कोतवाली के कुमराडा गांव का बताया जा रहा है। जलमग्न श्रेणी में जो लैंड है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये क्लियर डायरेक्शन है कि उस लैंड को जो 1951 की जो कंडीशन थी उस नेचर में लाया जाए, चाहे उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसको रिमूव किया जाए। तो स्थानीय लोगों को जिनके द्वारा इस तरह के यहाँ पर मूर्ति इस्टेब्लिश की गई थी उनको कार्यालय में बुला के 2 से 3 बार उनको समझा भी दिया गया था कि खुद आप इसको रिमूव करें, लेकिन संबंधित लोगों के द्वारा इसको रिमूव नहीं किया गया। और आज जब मौके में पुलिस बल के द्वारा उसको हटाया जा रहा था, कुछ लोगों के द्वारा उसमें कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मारपीट भी करने की कोशिश की गई, कार्य को रोकने की कोशिश की गई। और अब खबर नैनीताल से, जहां भारी बरसात के कारण नैनी झील का जलस्तर असामान्य तरीके से बढ़ गया। इस साल गर्मी में पिछले सालों की अपेक्षा ज्यादा बारिश हुई और यही कारण है कि नैनी झील के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अब बात रुड़की की, जहां 2 बच्चों में पबजी गेम खेलने को लेकर हुए झगड़े में एक बच्चे की जान चली गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लड़के जो है पबजी वगैरह गेम खेल रहे थे, उसमें झगड़ा हुआ है। उसमें झगड़े के दौरान ही एक लड़के को जो है बता रहे कोई उसके गले में सूजा वगैरह लग गया है, उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में जो है अभी तहरीर नहीं आ रही है, पूछताछ की जा रही है, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नहीं, अभी तो जांच कर रहे हैं, तहरीर आती है उस आधार पर ही आगे कार्रवाई हो पाएगी। और अब खबर खटीमा से, जहां स्थानीय लोग बारिश के बाद हुए जल भराव से परेशान हैं। यहां सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़कों पर गड्ढे किए गए हैं और अब इन गड्ढों में पानी भर गया है। इसी को लेकर व्यापारियों की शिकायत पर विधायक पुष्कर सिंह धामी ने जल भराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था और स्थानीय अधिकारियों को जल भराव से व्यापारियों को निजात दिलाने के निर्देश दिए। बीच में बरसात के कारण से और कुछ कारणों से अभी पूरा काम नहीं हो पाया। उसमें अभी मुझे व्यापारियों ने बताया कि यहाँ पर मेन मार्केट में दोनों तरफ जो है, जहाँ पर अभी सौंदर्यीकरण के बाद ये इसमें डामरीकरण का कार्य होना है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। उसके कारण से आजकल जब से लॉकडाउन खुला है तो हमारे आने वाले लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बड़ी खबर, रोडवेज कर्मचारियों की यूनियन की जनहित याचिका पर आज सुनवाई है। नैनीताल हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। वेतन न देने को लेकर कड़ी फटकार लगाई गई थी और आज इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा। बढ़ते आगे, टिहरी में तिब्बत सीमा से लगते ऐसे कई गांव हैं जहां आज भी मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। कोरोना के वक्त में भले ही शहरों में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन यहां पर आकर तो ऑनलाइन के मायने ही कुछ नहीं बचते। संचार क्रांति के दौर में उत्तराखंड से लगती सीमा पर मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। टिहरी से लगती तिब्बत सीमा पर ऐसे कई गांव हैं जहां पर आज भी लोगों को मोबाइल पर बात करने के लिए 5 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है, यहाँ 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ टावर नहीं है, कुछ नेटवर्क नहीं है। जब परेशानी होती है, कुछ बीमार हो तो रात जाना पड़ता है बहुत दूर। भिलंगना ब्लॉक का सीमांत गंगी गांव नई टिहरी जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर है।
ये गांव भारत तिब्बत सीमा पर बसा है। गंगी गांव डिजिटल इंडिया के इस दौर में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट से कोसों दूर है। न हमारी ढंग से पढ़ाई हो पाती है, न कुछ। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है हमारे गांव में, न तो किसी की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही, ना कुछ। इंटरनेट हमको पता ही नहीं है। जब से स्कूल बन रहे तब से हमारी पढ़ाई रुक चुकी है। पिछले कई साल से समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय विधायक के पास कोविड का बहाना है तो प्रशासन के पास कुछ और कहानी है। देखिए, जियो वालों ने 17 जियो के टावर घनसाली विधानसभा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मुझे दे चुके हैं, जिसमें मैंने जियो वालों से पूरा सर्वे करा चुका हूं। लेकिन ये कोविड की वजह से थोड़ा काम प्रभावित हुई। फिर मैं इसमें जैसे ही कोविड समाप्त होगा यथाशीघ्र मैं उस पर काम करवाना है। इसके लिए हमने कई बार पत्र भी लिखा है BSNL को। VSAT वगैरह के लिए भी कुछ प्रस्ताव मांगे गए थे, तो हमने इन गाँवों में के लिए उपलब्ध कराए। तो हमारे स्तर से हमने काफ़ी तैयारियाँ की हुई हैं। बाकी सैटेलाइट फ़ोन वगैरह जनपद में पुलिस के पास और आपदा के कंट्रोल रूम और इवन राजस्व अधिकारियों के पास बहुत पर्याप्त मात्रा में है, जिससे कि किसी इमरजेंसी में संपर्क साध करके आगे कार्रवाई की जा सके। ये कहानी सिर्फ अकेले गंगी गांव की नहीं, बल्कि भिलंगना ब्लॉक के तिनगढ़, तोली, गेवाली, चखाड़ा समेत ऐसे कई और गांव हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। आपदा की दृष्टि से भी ये इलाका काफी संवेदनशील है। बावजूद इसके यहाँ पर नेटवर्क की समस्या बनी हुई है। ABP गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट।